नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में लेके आया हूँ आपके लिए 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। तो जो भी साथी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका अभी एग्ज़ाम 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, तो वो साथी इस वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो 20 क्वेश्चन है, ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसकी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और इसमें से 20 क्वेश्चन में से आप कितने सही कर पाते हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान के किस वर्ष में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी के लिए। शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान के किस वर्ष में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था? पहला हमारा ऑप्शन है 1997, दूसरा ऑप्शन है 1986, तीसरा ऑप्शन है 2002 और चौथा ऑप्शन है 2004। तो शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में 2002 में इसको मौलिक अधिकार रूप में जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। इसको हम क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं कि भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को साल 2002 में संविधान के 86वें संशोधन के जरिए मौलिक अधिकार बनाया गया था, 86वें संविधान संशोधन के जरिए। इसके बाद 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE राइट टू एजुकेशन पारित किया और यह अधिनियम अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। और शिक्षा के अधिकार से जुड़ी कुछ खास बातें कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया और इस अधिनियम में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है सेल, दूसरा ऑप्शन है फ्यूज, तीसरा ऑप्शन है स्विच और चौथा ऑप्शन है एलिमेंट। तो जो इलेक्ट्रिक रूम हीटर होता है उसमें जो तार की कुंडली होती है उसको एलिमेंट कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। इसको हम डिटेल में देखते हैं कि द इलेक्ट्रिक हीटर में इस्तेमाल होने वाले तार के कोयल को हीटिंग एलिमेंट कहा जाता है। और इलेक्ट्रिक रूम हीटर का हीटिंग कोयल विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। तत्व लाल गर्म हो जाते हैं और बिजली की आपूर्ति से जुड़ने के बाद गर्मी देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, श्री ब्रह्मपुरी श्रम मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? श्री ब्रह्मपुरी श्रम मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और चौथा ऑप्शन है मणिपुर। तो श्री ब्रह्मपुरी श्रम मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेटिंग फॉर वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेटिंग फॉर वीजा, पहला ऑप्शन है BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी और चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो वेटिंग फॉर वीजा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आत्मकथा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर अ। इसको हम डिटेल्स में देखते हैं। वेटिंग फॉर अ वीजा डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर की आत्मकथा है। ये एक आत्मकथात्मक दस्तावेज है जिसे उन्होंने 1935 से 36 के दौरान लिखा था। इस किताब में डॉक्टर अम्बेडकर ने अस्पष्टता के साथ अपने अनुभवों को लिखा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार पाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन है धोलावीरा, तीसरा ऑप्शन है लोथल और चौथा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल में द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार पाया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द। इस क्वेश्चन को हम डिटेल्स में देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार है। इसे द ग्रेट बाथ भी कहा जाता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सितंबर 2022 में भारतीय वायुसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया था या किया गया है? ठीक है, पहला हमारा ऑप्शन है RKS भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। दूसरा ऑप्शन है हरजीत सिंह अरोड़ा। तीसरा ऑप्शन है विवेक राम चौधरी और चौथा ऑप्शन है संदीप सिंह। तो इसमें से आपको बताना है कि 2022 में किसको नियुक्त किया गया था वायुसेना का प्रमुख। तो 2022 में वायुसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया था विवेक राम चौधरी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, जिसको शॉर्टकट में VR चौधरी के नाम से भी जाना जाता है या VR चौधरी के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट हमारा इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। AP सिंह ने एयर मार्शल चीफ VR चौधरी का स्थान लिया। अभी वर्तमान में वायुसेना का जो प्रमुख है वो है AP सिंह। AP सिंह जो अभी वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख है, और वे 21 दिसंबर 1984 को भारतीय वायुसेना के फाइटर स्ट्रीम में कमीशन हुए थे। वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के पूर्व छात्र है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? पहला ऑप्शन है 1929, दूसरा ऑप्शन है 1931, तीसरा ऑप्शन है 1935 और चौथा ऑप्शन है 1933। तो भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में लागू किया गया था पहली बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। साल 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया था। इसे शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि किस अधिनियम को शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है? तो 1929। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? पहला ऑप्शन है पतझड़, दूसरा ऑप्शन है वर्षा, तीसरा ऑप्शन है वसंत और चौथा ऑप्शन है सर्दी। तो खरीफ की जो फसल है वो वर्षा के मौसम में, बरसात के मौसम में उगाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। इसको हम थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं कि खरीफ की जो फसलें हैं वो बरसात के मौसम में उगाई जाती है। खरीफ की फसलों की बुआई जून और जुलाई के महीनों में की जाती है और कटाई सितंबर अक्टूबर के महीने में की जाती है। तो यहाँ से हमें 2-3 क्वेश्चन के डाउट क्लियर होते हैं कि खरीफ की फसलें, पहला क्वेश्चन ये हो गया कि किस मौसम में उगाई जाती है, तो बरसात के मौसम में। दूसरा क्वेश्चन कि खरीफ की फसलों की बुआई कब होती है, तो जून से जुलाई के महीने में। तीसरा क्वेश्चन खरीफ की फसलों की कटाई कब होती है, तो सितंबर से अक्टूबर। तो इसी प्रकार यहाँ से हमने 3 क्वेश्चन के आंसर जाने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? गोंचा, पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है झारखंड और चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, छत्तीसगढ़। गोंचा महोत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। इसको हम थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। बस्तर क्षेत्र की जनजातियां गोंचा महोत्सव मनाती है। ये रथ यात्रा के समय मनाया जाता है। इसे रथ या गुंडीचा उत्सव भी कहा जाता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन क्लियर होते हैं कि रथ या गुंडीचा उत्सव किसे कहते हैं या इसका संबंध किस उत्सव से है, तो गोंचा उत्सव है। रथ यात्रा के समय मनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रथ यात्रा के समय जो मनाया जाने वाला त्योहार होता है या महोत्सव होता है वो उसका नाम क्या है, तो वहाँ आपको आंसर देना है गोंचा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पंथी डांस शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? ये एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लिख के लीजिए, ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा एसएससी के एग्जाम जीडी में। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र,
पंथी डांस, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन है पंजाब और चौथा ऑप्शन है केरल। तो पंथी डांस शैली का संबंध है छत्तीसगढ़ से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ब। इसको हम डिटेल्स में देखते हैं। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य है। यह नृत्य छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय का प्रमुख नृत्य है। तो यहाँ से यह भी क्वेश्चन बनता है कि सतनामी समुदाय का प्रमुख नृत्य कौन सा है, तो हम अपन को वहाँ क्वेश्चन का आंसर देना है पंथी। और यह एक प्रदर्शन कला और अनुष्ठानिक प्रथा दोनों है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता है? किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला हमारा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है बिंदुसार और चौथा ऑप्शन है कनिष्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता है। इसको हम थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं, वहां से अपन के एक दो क्वेश्चन के डाउट क्लियर हो जाएंगे और एक दो क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएंगे। मौर्य वंश के राजा बिंदुसार को यूनानियों ने अमित्रघात कहा था। बिंदुसार समुद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से दो तीन क्वेश्चन मिल गए कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या है, तो बिंदुसार। और बिंदुसार को ग्रीक में अमित्रोसेटस कहा जाता था। तो यहाँ से यह भी क्वेश्चन हो जाता है कि बिंदुसार को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं या ग्रीक में क्या कहते हैं, तो अमित्रोसेटस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी की जीडी के लिए। निम्नलिखित में से किस लेखक ने ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा? पहला ऑप्शन है किरण देसाई, दूसरा ऑप्शन है आर के नारायण, तीसरा ऑप्शन है अरुंधति रॉय और चौथा ऑप्शन है खुशवंत सिंह। तो ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक है खुशवंत सिंह। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा इसको डिटेल्स में देखते हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान या इसको पाकिस्तान मेल के नाम से भी जाना जाता है, ये सुप्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार खुशवंत सिंह का 1956 में अमेरिका के ग्रोव प्रेस अवार्ड से पुरस्कृत उपन्यास है। तो यहां से यह भी क्वेश्चन बनता है कि खुशवंत सिंह कौन सा पुरस्कृत से लिया गया है, तो ग्रोव प्रेस अवार्ड से पुरस्कृत है। और कब हुआ था, कहाँ से है, तो अमेरिका में 1956 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? पहला ऑप्शन है प्रयागराज, दूसरा ऑप्शन है देहरादून, तीसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है देवप्रयाग, दूसरा ऑप्शन है देहरादून, तीसरा ऑप्शन है प्रयागराज और चौथा ऑप्शन है चंपावत। तो जो अलकनंदा नदी है वो भारत में भागीरथी नदी में देवप्रयाग में मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ। इसको हम थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं कि देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी नदी का संगम होता है और इसके बाद अलकनंदा नाम समाप्त होकर केवल गंगा नाम रह जाता है। अलकनंदा चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और पौड़ी जिलों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आगरा में ताजमहल का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? आगरा में ताजमहल का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? पहला ऑप्शन है 1653, दूसरा ऑप्शन है 1632, तीसरा ऑप्शन है 1648 और चौथा ऑप्शन है 1637। तो आगरा में ताजमहल का निर्माण 1953 में पूरा हो गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर अ। इसको हम थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। आगरा के ताजमहल का निर्माण 1653 में पूरा हुआ था। ताजमहल के निर्माण में 22 साल का समय लगा था और इसकी शुरुआत 1632 में हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है केरल और चौथा ऑप्शन है पंजाब।
तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे साक्षर राज्य था केरल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर स। इसको हम थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। तो साल 2011 की जनगणना के मुताबिक केरल भारत का सबसे साक्षर राज्य था। केरल की साक्षरता दर 93.91% थी। इसके बाद लक्षद्वीप और मिजोरम का नंबर आता है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि केरल की साक्षरता दर कितने परसेंट थी 2011 की जनगणना के अनुसार, या ये भी पूछ देते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितने परसेंटेज थी। तो 93.91। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ अपनी भूमि साझा करता है। पहला ऑप्शन है म्यांमार, दूसरा ऑप्शन है भूटान, तीसरा ऑप्शन है बांग्लादेश और चौथा ऑप्शन है अफगानिस्तान। तो भारत उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो यहाँ पाकिस्तान का ऑप्शन नहीं है, तो अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द। इसको हम थोड़ा और डिटेल्स में देखते हैं कि भारत उत्तर पश्चिम में किन किन देशों के साथ अपनी भूमि साझा करते हैं। तो अपन डिटेल्स में देखते हैं। तो भारत के उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जमीन लगती है। भारत की जमीनी सीमा 7 देशों से मिलती है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश। 7 देशों से भूमि साझा करता है भारत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम ने 2011 आईसीसी ओडीआई क्रिकेट विश्व कप चैंपियनशिप का फाइनल मैच किस देश की टीम को हराकर जीता। पहला हमारा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा हमारा ऑप्शन है पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है श्रीलंका और चौथा ऑप्शन है न्यूजीलैंड। तो भारतीय क्रिकेट टीम ने 2011 आईसीसी ओडीआई क्रिकेट विश्व कप चैंपियनशिप का जो फाइनल मैच था वो श्रीलंका को हराकर जीता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। तो इसको हम डिटेल्स में देखते हैं कि भारत को दूसरा वनडे विश्व कप जीतने में करीब 3 दशक का समय लगा और साल 2011 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में श्रीलंका को हराकर उन्होंने दूसरी बार विश्व विजेता का खिताब अपने नाम किया। तो पहली बार कब किया, तो पहली बार किया 1975 में और वो था 60 ओवर का, और अभी जो हो रहे हैं वो 50 ओवर के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाले सिरका में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक होता है। पहला हमारा ऑप्शन है मेथनॉल, दूसरा ऑप्शन है सोडियम सल्फेट, तीसरा ऑप्शन है अमोनिया और चौथा ऑप्शन है एसिटिक एसिड। तो खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाला जो सिरका है उसमें होता है एसिटिक एसिड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। तो खाना पकाने वाले सिरके में एसिटिक एसिड CH3COOH होता है। सिरका एसिटिक एसिड का जलीय घोल होता है। इसमें करीब 5 से 10% एसिटिक एसिड होता है और सिरके को एसिटिक अम्ल या खट्टी शराब भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन करता है। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है। पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री और चौथा ऑप्शन है विधान के सदस्य। तो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन करते हैं राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उससे पहले हम थोड़ा इसको डिटेल्स में देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा उस सीमा तक किया जाता है जैसा वो उचित समझते हैं। उनके द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और पुदुचेरी के प्रशासकों को उपराज्यपाल के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आज की इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किया था। निम्नलिखित में से किसने 1839 में तत्वबोधिनी समिति सभा का गठन किया था। पहला ऑप्शन है रामकृष्ण
परमहंस। दूसरा ऑप्शन है देवेंद्र नाथ टैगोर। तीसरा ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती। और चौथा ऑप्शन है केशव चंद्र चैन। तो तत्वबोधिनी सभा का गठन किया था देवेंद्र नाथ टैगोर ने। कब किया था? तो 1839 में किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। इसको हम थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं कि देवेंद्र नाथ टैगोर ने 6 अक्टूबर 1839 को तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। कभी कभार इस क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि कब की थी, तो वहाँ डेट लिखी हुई है अलग अलग, तो अपन को याद नहीं, अपन को सिर्फ इतना ही याद है कि 1839 में की थी, लेकिन तारीख कौन सी है, 6 है, 5 है, 4 है, तो वो आपको याद करने के लिए हम अलग से बना के ले गया हूँ। तो वहाँ 6 अक्टूबर 1839 ही सही होगा। तो इससे स्थापना की थी, ठीक है। पहले इसका नाम तत्वरंजिनी सभा था। ये सभा कलकत्ता, अब वर्तमान में कोलकाता में स्थापित की गई थी। कलकत्ता को अभी वर्तमान में कोलकाता कहते हैं। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में हमने 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर दिया है। आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी कैसा लगा आपको वीडियो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।